दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BW कैंपस पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए BW कैंपस एक सीरीज़ लेके आया है, जिसमें हम और हमारे मेंटर्स आपको बताएंगे कि किस किस सब्जेक्ट से किस किस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चंस BHU MCOM में पूछा जा रहा है। तो उसी सीरीज़ के पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा BHU MCOM के इनकम टैक्स सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में इनकम टैक्स से। तो 6 क्वेश्चंस आएंगे और आपको पता है सब 3 नंबर का होता है और एक अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कटेगा। ठीक है, तो उस और एक चीज़ ये भी है कि BHU ज़्यादा डीप नहीं पूछता, बेसिक्स से ही पूछता है। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, आपने BCom में ये अच्छे से पढ़ा है, तो आप पूरे 6 के 6 क्वेश्चंस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में पूछ सकता है कि हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, असेसमेंट ईयर किस सेक्शन में दिया हुआ है। तो असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दिया हुआ है। असेसमेंट ईयर होता क्या है ये पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर उसी तरह सेक्शन 3 में दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह पर्सन की डेफिनेशन किस में दी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज 31 में दी हुई है। तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर आपका टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स स्लैब क्या है, आज कौन सा किस रेट पे टैक्सेस सरकार ले रही है, ये बहुत ज़रूरी है पता होना। तो किस 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं है, फिर अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 2.5 लाख पे यानी कि 7.5 लाख रुपए पे 10%, फिर 7.5 लाख से 10 लाख तक आपका 15%, फिर ऐसे ही 10 लाख से 12.5 लाख तक कितना आपका 20%। तो ऐसे ही टैक्सेस, ऐसे ही कंपनी के व्यू से आपका पार्टनरशिप के लिए, HUF के लिए और आपके ये पर्सन के लिए या आपके इंडिविजुअल के लिए आपको टैक्स रेट का पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है, प्लस इसमें पार्शियल इनकम होती है। पार्शियल मतलब उसमें कुछ इनकम आपकी बिजनेस इनकम होगी और कुछ इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी। वो 3 के केस में टी, रबर और आपके कॉफ़ी के केस में वो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कितना पार्शियल आपका एग्रीकल्चर होता है और कितना आपका बिजनेस होता है। ठीक है, तो उसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम सेक्शन 10 में दी हुई है, वो आपको पता होना चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस अगर इंडिविजुअल का देखें तो सेक्शन 6 में बताया गया कितने टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस हैं, कितना आपका होता है रेजिडेंट, फिर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल है वो ये तीनों हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। लेकिन और सभी पर्सन जैसे कि आपके इंडियन स्टॉक कंपनी हो गई, आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए, BOI हो गए, ये सारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सारे लोग आपके केवल 2 ही कैटेगरी में आ सकते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर एग्जेम्प्टेड इनकम में सेक्शन 10 में दिया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के, उसमें आपको पूरा आपको पता होना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा एग्जेम्प्टेड इनकम है। ठीक, इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज़। तो ये इसका चार्जिंग सेक्शन क्या है, किस सेक्शन 15 में इसको बताया गया है। ठीक है, फिर वेरियस अलाउंसेस भी कई तरह के हैं आपके, फुल्ली टैक्सेबल, पार्शियली टैक्सेबल। ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि कौन सा अलाउंस पे कितना एग्जेम्पशन मिल रहा है या कितना टैक्स उस पर आपको देना है। आपको HRA की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि HRA को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक, उसके बाद
आपके परक्यूजिट क्या होते हैं। तो आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अलाउंस, एक होता है परक्यूजिट। तो जो हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में देंगे या मनी के रूप में देंगे वो हो जाएगी आपका अलाउंस, और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, और जितनी आप सुविधाएं देंगे, जितनी आप सुविधाएं देंगे वो आपकी क्या हो जाएगी। जैसे आप क्या कहते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रहे हो या उनके चाइल्ड एजुकेशन के लिए दे रहे हो एम्प्लॉयज़ के, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा परक्यूजिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक, अब ये HRA किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो सेक्शन 10 फिर क्लॉज 13A में इसे बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर अब परक्यूजिट में सबसे इम्पोर्टेंट परक्यूजिट वो एक कार वाला है और एक क्या है आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला। उन दोनों का कैलकुलेशन भी आपको ठीक ठीक आना चाहिए। हो सकता है कभी उससे क्वेश्चन पूछ ले कि आपको परक्यूजिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक, या पूछ ले कि क्या कहते हैं एजुकेशन फैसिलिटी जो देता है उसमें कितने तक एग्जेम्प्टेड हो सकता है, तो 1000 तक हो सकता है, 1000 से ज़्यादा पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट आ जाता है। रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको क्या ग्रेच्युटी आती है, पेंशन आती है, लीव इनकैशमेंट आता है, ठीक है, कंपनसेशन आता है, और क्या उसके बाद क्या आता है आपका प्रोविडेंट फंड। तो आपको सभी का एग्जम्पशन वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितना कितना एग्जम्पशन होता है। तो आपको पता है उसमें तो ग्रेच्युटी में दो तरह के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। इसको किस सेक्शन में बताया गया, सेक्शन 10 क्लॉज 10 में बताया गया। इसमें दो तरह के एम्प्लॉय हो सकते हैं, एक जो कवर्ड होते हैं ग्रेच्युटी एक्ट में, एक जो कवर्ड नहीं होते हैं ग्रेच्युटी एक्ट में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड है। तो जैसे अगर आप सर्विस के पीरियड में पा जाते हो तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप क्या कहते हैं डेथ पे या फिर आपको सर्विस ख़त्म होने के बाद मिलता है या रिटायरमेंट पे मिलता है तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अदर एम्प्लॉयज़ के लिए तो उसमें दो कैटेगरी हो जाती है, कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो उसमें आपको एग्जेम्पशन लिमिट है 20 लाख दोनों में है, लेकिन देखना पड़ेगा, एक में 15 डेज सैलरी है, एक में 10 मंथ की एवरेज सैलरी को लेके कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह पेंशन का है, पेंशन में एक होती है कम्यूटेड, एक होती है अनकम्यूटेड। तो कम्यूटेड में क्या इकट्ठे आपको पैसा मिल जाता है, और कम्यूटेड में क्या लमसम पैसा मिलता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अगर वो ग्रेच्युटी पा रहा है तो 1/3 क्या होगा आपका, 1/3 अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर वो ग्रेच्युटी नहीं पा रहा है तो 50% अमाउंट एग्जेम्प्टेड हो। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह लीव इनकैशमेंट का आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट का क्या है, ठीक है। उसी तरह आपका ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट का क्या है, ठीक। फिर प्रोविडेंट फंड का क्या है। तो प्रोविडेंट फंड का क्या है कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो एग्जेम्प्टेड होगा अगर उसने लगातार कंसेक्टिव 5 ईयर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है, या अगर 5 ईयर्स नहीं प्रोवाइड किए तो किसी हेल्थ इश्यूज़ के कारण या कोई ऐसी कुछ घटना जिसमें उसका कंट्रोल ना हो, अगर ऐसी किसी घटना से वो प्रोविडेंट फंड को निकलवा रहा है तो वो क्या फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होगा और इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो ये हो गया आपका सैलरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैलरी। और अब सैलरी के बाद हम चलेंगे, सैलरी के बाद हम कौन सा हेड आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किस किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका चार्जिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन 22 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट
1961। ठीक है, तो हमें इसमें हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग पता होना चाहिए, ऑनर कौन होता है वो पता होना चाहिए, प्लस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू और एक डिडक्शन। तो एनुअल वैल्यू किस में बताया गया है, सेक्शन 23 में। ठीक है, तो सबसे पहले इसी से प्रीवियस ईयर कई सारे दो लगभग क्वेश्चंस पूछे गए थे कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू से। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हमको वो अच्छे से पता होना चाहिए। उसमें 4-5 कंडीशंस हैं कि वैकेंसी रही ही नहीं, हमारा जो हाउस था वो वैकेंट रहा ही नहीं, या पार्शियल वैकेंट रहा, पार्शियली वो फुल रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमको इसकी मीनिंग पता होना चाहिए कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसके बाद हमें डिडक्शन पता होनी चाहिए कि हमें कितना डिडक्शन मिल सकता है। ठीक, अब डिडक्शन क्या है, डिडक्शन आपको जो आपने हाउस प्रॉपर्टी पे अर्न किया है उस पर आपको कुछ, ऐसा नहीं कि सारा अमाउंट ही टैक्सेबल है, उसमें कुछ आपको डिडक्शन भी मिल सकता है। तो ये हमें जानना चाहिए कि हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा या कितना डिडक्शन कितने रुपए का मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ सेक्शन 30 में बताया गया है, उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि अगर इससे क्वेश्चन पूछे तो हम कर सकें। ठीक, दो तरह की डिडक्शन मिलेगी आपको, एक तो फ्लैट डिडक्शन है 30% ऑन नेट एनुअल वैल्यू, और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, अगर कुछ खरीदने के लिए आपने या कुछ हाउस बनवाने के लिए कुछ लोन लिया था तो उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 30 के अंडर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ये हो गया हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाता है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ प्रोफेशन। ठीक, उसके बाद इसमें क्या क्या एक्सक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, हमें ये जानना चाहिए। फिर डेप्रिसिएशन रेट्स ऑन वेरियस असेट, ऐसे पूछ देगा कि अगर रेजिडेंशियल हाउस है तो बताओ उस पर कितना % टैक्स आपको देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर 5% है, 10% भी है, तो वो अलग अलग कैटेगरी का 30% भी है। अगर वो केवल रह रहा है तो 5%, अगर वो क्या कहते हैं ऐसे बना है कि कुछ काम करने के बाद उसको हटा दिया जाएगा या उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा तो उसका रेट अलग है। ठीक है, सेक्शन 32 में बताया गया है डेप्रिसिएशन को। तो अगर वो रह रहा है तो 5%, या आपका अगर वो तोड़ फोड़ मचाने मतलब ख़त्म करना है काम करने के बाद तो 40% है। ठीक है, 40%। ठीक, तो ये चीज़ पता, फर्नीचर फिटिंग्स पे कितना है उस पर 10% है। ठीक है, फिर प्लांट मशीनरी पे कितना है, 15% है। अलग अलग रेट्स हैं एक ही चीज़ें पे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ब्लॉक ऑफ असेट क्या होती है, तो ब्लॉक ऑफ असेट क्या कि ऐसी सारी असेट जो एक ही कैटेगरी से आती है उनको ब्लॉक ऑफ असेट बोलते हैं, लेकिन उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कौन से आइटम्स डिडक्टेबल हैं, कौन से डिडक्टेबल नहीं है। ठीक, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि एक तरह का रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टाइप का ही होता है जिसमें हम जो हमारे डिडक्टेबल आइटम्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, ठीक, माइनस कर देते हैं, जो डिडक्टेबल नहीं होते उनको ऐड करते हैं। ठीक, तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बेसिक इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्या है आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और कौन से आइटम्स एक्सक्लूड होते हैं, कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं, वही चीज़ प्रोफेशन में भी आएगी। फिर आता है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले कैपिटल असेट क्या होती है, कौन सी चीज़ें कैपिटल असेट में आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए। इसका चार्जिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन 45। ठीक है, तो सेक्शन 45 है इसका चार्जिंग सेक्शन। इसमें क्या क्या आएगा, केवल एक चीज़ें नहीं आएंगी, दो चीज़ें, स्टॉक इन ट्रेड और पर्सनल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को छोड़ के और सारी चीज़ें इसमें आएंगी कैपिटल असेट्स में। ठीक, अब
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, जो 36 मंथ से कम हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लेकिन इसमें भी इसके भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे जो सिक्योरिटीज़ हैं जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, या जीरो कूपन बॉन्ड है, या यूटीआई की सिक्योरिटीज़ है, उनके लिए ये क्या कहते हैं, ये टेन्योर अगर वो 12 मंथ से ज़्यादा की है तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैटेगरी में लाते हैं। और अगर वो लिस्टेड नहीं है, ठीक है, अगर वो लिस्टेड नहीं है तो अगर 24 मंथ से ज़्यादा वो रखता है अपने पास, तो भी वो क्या हो जाए, तो भी वो क्या कहा जाएगा, वो 24 मंथ से ज़्यादा के लिए अगर रखेगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। ठीक, उसके बाद ट्रांसफ़र की मीनिंग आनी चाहिए, रेट पता होना चाहिए। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे सेक्शन ऐसे पूछ लिया कि सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग कितना टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे देना है, तो 15% देना है हमको, 15%। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, सेक्शन 112A में कितना परसेंट टैक्स देना है, तो 10% टैक्स पड़ता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए मोटी मोटी कि कितना है। फिर एग्जेम्पशन इसका पता होना चाहिए कि एग्जेम्पशन है किसका, हाँ, सेक्शन 54 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये किस जितने सेक्शन 54 के ये एग्जाम्पशन है, ये किस किस चीज़ के लिए मिलते हैं और इनका अमाउंट कितना हो सकता है। तो बेसिक यही सारे क्वेश्चंस कैपिटल गेन से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब जो कहीं, ये हम जानते हैं, जो कहीं नहीं जाता है वो कहाँ आता है, वो आता है हमारा अदर सोर्सेज में। ठीक है, अब अदर सोर्सेज में क्या आएगा, अदर सोर्सेज में आ गया आपको चार्जिंग सेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, फिर असेट्स और गेन इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो वही जो नहीं आएगा, कहीं नहीं जाता है, वो इसमें आएगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे, जैसे आप लॉटरी पे 30% का फ्लैट है, किसी पे कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, ये सारी चीज़ें, TDS। ठीक है, फिर डिडक्शंस अंडर 50 सेक्शन 57, तो 57 के डिडक्शन हमें, जैसे कैपिटल गेन में हमारा क्या कहते हैं सेक्शन 30 का है, वैसे इसमें भी कैपिटल गेन में 54 का, वैसे इसमें भी हमारा सेक्शन 57 का डिडक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा 57 सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें डिडक्टेबल हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो डिडक्टेबल क्या क्या हो सकता है, डिडक्टेबल हो सकता है डिविडेंड ऑन और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, सुपरएनुएशन फंड में, फिर रेंटल इनकम लेटिंग फ्रॉम प्लांट मशीन, ठीक, फैमिली पेंशन, अगर फैमिली पेंशन क्या कि कोई मान लीजिए आर्मी का आदमी है, शहीद हो गया था, उसकी फैमिली को पेंशन मिला है, तो 1/3 पेंशन और मैक्सिमम 15,000 रुपये तक एग्जेम्प्टेड है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ क्या डिडक्शंस हैं 57 के सेक्शन के अंडर, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर कौन सी चीज़ें डिडक्टेबल नहीं है, सेक्शन 58 में ये दिया हुआ है, कौन सी पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है, वेल्थ टैक्स नहीं है, और क्या एक्सपेंडिचर ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड सेक्शन 40A, जिससे सेक्शन 40A में जो सारे डिडक्शंस बताए गए वो नहीं है। फिर अगर आपने लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, रेस, गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग, इसके सब के लिए कोई एक्सपेंस किया है तो वो भी आपका इसमें एग्जेम्प्टेड नहीं है। बस ये चीज़ें आपको अदर सोर्सेज में पता होनी चाहिए। फिर अगर अदर टॉपिक्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेक्शन 80C to 80U, ठीक है, कि डिडक्शंस। 80C किसके किसके लिए है, जैसे 80C किसके लिए, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है आपको, 1,50,000, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए 80CCC किसके लिए, 80CCD किसके लिए है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो
और उसके बाद आपका क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम में ये देखना पड़ेगा कि किसकी इनकम किसके साथ क्लब की जा सकती है। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, एक जैसे मान लीजिए किसी जैसे 5 हेड्स होते हैं, किसी का लॉस किसी से सेट ऑफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कैरी फॉरवर्ड, अगर इस साल नहीं कर पाया गया सेट ऑफ तो कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ये रेट ऑफ टीडीएस पता होना चाहिए कि किस पे कितने, जैसे आप लॉटरी पे 30% पड़ता है फ्लैट रेट, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस एडवांस टैक्स की डेट पता होनी चाहिए कि कब कब आप एडवांस टैक्स, जैसे इंडिविजुअल के लिए कितनी है और कौन सी डेट है, और आपका ये फर्म के लिए कौन सी डेट है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इनकम टैक्स के लिए BHU MCOM, ठीक है। और ये जितना भी टॉपिक मैंने आपको बताया है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बताया है कि इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके स्टडी मटेरियल, वीडियो या रिटन नोट्स, MCQ बंडल और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप अभी जाइए www.bwcampus.com। हमारे कोर्सेज 2021 के लिए लॉन्च हो चुके हैं, आप जाके अभी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप BW 2020 या 2021 कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। और हमारी सर्विसेज में आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर, रिटन नोट्स, MCQ बंडल। और अगर आप अपनी तैयारी को और इवेल्युएट करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये पूरी सीरीज़ चलती रहेगी जब तक आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर ना हो जाएं। थैंक यू सो मच।